पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन दिनों लगातार चर्चा में है। इस वक्त पीएफआई के पूरे देश में कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल 15 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की गई है कई सारे ज़िलों में, जैसे कि लखनऊ, बनारस, बाराबंकी, हापुड़, बहराइच, मेरठ, कई सारे ज़िलों में छापेमारी की गई है। और ख़बर यह है कि 22 तारीख की छापेमारी में कुल 100 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। 46 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और एनआईए और ईडी दोनों ने मिलकर छापेमारी की है। इतना खबर थी और इस खबर को सुनने के बाद आपके मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई होगी कि आखिर ये पीएफआई है क्या। इतना नाम आपने सुना होगा, तो आइए आपको पीएफआई को शुरू से बताते हैं कि दरअसल ये पीएफआई है क्या। तो दरअसल पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये एक संगठन है। पीएफआई ये क्लेम करता है कि वो एक सामाजिक संगठन है और इसको 22 नवंबर सन 2006 को बनाया गया। इसको बनाने से और थोड़ा सा पहले चलते हैं। इसके बनाने की जो भूमिका है वो 2004 से रखी गई है और 2004 में 25 और 26 जनवरी को 2004 में बेंगलुरु में कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने कई सारे इश्यूज़ पर वहाँ बातचीत की और उनमें सरे फहरिस्त बात ये थी कि मुस्लिम रिजर्वेशंस को कैसे इंश्योर किया जाए, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या मुस्लिम रिजर्वेशन संसद में हो या असेंबलियों में हो, और इसी के साथ साथ कोऑपरेशन विद फेडरेशन ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यानी इन तमाम चीज़ों को कैसे यकीनी बनाया जाए, कैसे इसको इंश्योर किया जाए, इस पर बातचीत की गई। उसके एक साल बाद फिर सन 2005 में 26 और 27 नवंबर को एक 2 रोज़ का वर्कशॉप किया गया। यह हैदराबाद में किया गया था और उसमें भी इसी तरह की बातें की गई और एक प्रोग्राम तैयार किया गया और फाइनली 3 ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको एक साथ मर्ज करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया गया। उन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम था कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, दूसरा था नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट और तीसरा था मेनेथा नीति पसराय। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ मिलाकर उसका नाम रख दिया गया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसके बनने के बाद इस पर काम होना शुरू हो गया और उसके बाद सन 2009 में गोवा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, इन तमाम इलाकों के अलावा करीब 20 ऐसे स्टेट्स हैं जहां के जो भी मुस्लिम संगठन थे उन्होंने पीएफआई में अपने संगठन को मर्ज कर दिया और एक तरीके से वो पीएफआई का एक पार्ट और हिस्सा बन गए। तो इस तरीके से पीएफआई ने लगभग 20 से अधिक स्टेट्स में अपने पैर पसार लिए और वो काम करने लगा। उनका दावा है कि वो एक सामाजिक संगठन है जो मुसलमानों, दलितों, कमज़ोर तबकात के लोगों के हकूक़ और जस्टिस की लड़ाई लड़ता है और उनके अपलिफ्टमेंट की बात करता है, उनको ऊपर उठाने की बात करता है हर एतबार से। यही कारण है कि पीएफआई ने अपनी कई सारे विंग्स बना रखे हैं। जिस तरीके से आप आरएसएस के विंग्स देखते हैं, बीजेपी को कहा जाता है, इसी तरीके से पीएफआई का भी एक पॉलिटिकल विंग है जिसको एसडीपीआई कहते हैं, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जिस तरीके से आरएसएस का एक मजदूर संगठन है, इसी तरीके से पीएफआई का भी एक मजदूर संगठन है। जिस तरीके से आरएसएस के मुखपत्र और मैगजीन्स निकलते हैं, इसी तरीके से पीएफआई के तेजस नाम का मैगजीन निकलता है। जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी का एक स्टूडेंट विंग एबीवीपी है, इसी तरीके से एसडीपीआई और पीएफआई का एक स्टूडेंट विंग जिसको सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसी तरीके से उनका महिला मोर्चा भी है जिसे नेशनल विमेन फ्रंट बोलते हैं यानी एनडब्ल्यूएफ। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आरएसएस की तर्ज पर बहुत ही संगठनात्मक तर्ज पर पीएफआई काम करता है और इसकी शुरुआत केरला से हुई है और कोझिकोड में सबसे पहले इसका दफ्तर था, लेकिन बाद में इसको उसका हेडक्वार्टर दिल्ली के शाहीन बाग में कर दिया गया और इस वक्त वो दिल्ली के शाहीन बाग से पूरे देश में ऑपरेट करता है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से सोशल और सामाजिक मुद्दों को उठाता है। जहां तक पूरे देश भर में पीएफआई के एक्टिव मेंबर्स की बात है तो करीब 8 लाख मेंबर्स बताए जाते हैं। आपको बता दें कि पीएफआई ने सन 2009 और सन 2010 में कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त को फ्रीडम परेड निकाला था। ये 2 साल निकाले, लेकिन उसके बाद उस पर पाबंदी लग गई। इस पर केरला गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, जिसको बाद में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन वो पाबंदी बरकरार रही। तो इस तरीके से छोटा सा हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया पीएफआई के बारे में और ये पीएफआई का मुख्तसर तारुफ जानने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि पीएफआई क्या है और ये किस तरीके से काम करता है और इसका मकसद क्या है। लेकिन पीएफआई का जब नाम आता है तो आजकल हमेशा विवादों के साथ आता है। चाहे वो प्रोटेस्ट का नाम ले लीजिए, चाहे वो टेररिज्म की बात कर लीजिए, चाहे वो किसी भी और दूसरे गतिविधियों के मामले में, यानी जहाँ जहाँ कोई गलत एक्टिविटी होती है
वहाँ पर पीएफआई का नाम आता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई में पीएफआई इस तरह के गलत कामों में मुलविस होता है? तो इसका जवाब ये है कि अब तक पीएफआई पर कई दर्जन आरोप लगे हैं और बहुत ही हीनियस टाइप के आरोप लगे हैं, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका लिंक है, तालिबान, अल-कायदा, यानी कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है, आतंकवादी संगठनों में शामिल होना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना, वेपन, हथियार, इस तरह की चीज़ों का पकड़ा जाना, इस टाइप के कई तरह के आरोप हैं। लेकिन ख़ास बात है कि पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने इन तमाम दावों को और आरोपों को खारिज कर दिया और ये कहा है कि अब तक पीएफआई पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका है। यानी पीएफआई पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, उनके कारकुनों को कई तरह से घेरने की कोशिश की गई है और अलग अलग स्टेट्स में उस पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है और कई स्टेट में जैसे कि झारखंड में 2019 में पाबंदी भी लगा दी गई। लेकिन अब तक पीएफआई पर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, केवल आरोप हैं। ये कहना है पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद का। पीएफआई पर सबसे ज़्यादा ये कह करके तीखा प्रहार किया जाता है कि दरअसल ये सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ये बदला हुआ रूप है और उसी का एक दूसरा आउटफिट है जो पीएफआई के रूप में उभर कर सामने आया है। सिमी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि 70 के दशक में इसको बनाया गया था अलीगढ़ में, लेकिन बाद में सन 2001 में उस पर पाबंदी लगा दी गई और उसके जितने भी कारकुनान थे, कई सारे कारकुनान को बड़े पैमाने पर देश भर में गिरफ्तार किया गया, उनको जेल की सज़ाएँ हुई और एक तरीके से उसको कल अदम तंजीम करार दे दिया गया और सिमी का लोग नाम भूल गए। तो ऐसा आरोप है कि पीएफआई दरअसल सिमी की एक आउटफिट है और उसका बदला हुआ रूप है। इसको लेकर पीएफआई बार बार सफाई देता रहा है, लेकिन उसकी सफाई पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बल्कि उन आरोपों पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ लोगों का ध्यान जाता है। पीएफआई बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तब हुआ जब सन 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएफआई ने सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस नाम से एक प्रोग्राम किया था बड़े पैमाने पर। उसमें देश के कई सारे ज़िलों से और कई सारे स्टेट से लोगों ने शिरकत की थी और ख़ास तौर से उसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी शिरकत की थी। विशेष तौर पर मैं बात करूं तो सैयद शहाबुद्दीन जो फॉर्मर एमपी रह चुके हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी, उसको एड्रेस किया था। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, साबित मुखिया, उन्होंने भी उसको एड्रेस किया था। इस तरीके से कई तरह के बड़े बड़े लीडरों ने पीएफआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। तो एक तरीके से पीएफआई उसके बाद से हाईलाइट हुई थी 2011 से और उसके बाद से पीएफआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, यानी एक तरीके से नज़र में आ गई थी। और उसके बाद 21 उसके कार्यकर्ताओं को या कह सकते हैं उसके एक्टिविस्ट को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद पीएफआई के कारकुनान ने ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और 2013 में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि यूपीए सरकार रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सचर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे, जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। हालांकि सचर कमेटी रिपोर्ट के ताल्लुक से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि दरअसल वो ग्राउंड लेवल पर वो रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, बल्कि कमरे में बैठ करके वो रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसलिए वो बात सही नहीं है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। लेकिन बहरहाल रिपोर्ट तैयार कर दी गई और उसके बाद में लगातार मांग होती रही कि सचर कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए ताकि मुसलमानों को उसका फ़ायदा मिले, लेकिन अब तक मुसलमानों के ताल्लुक से ये फैसला नहीं लिया जा सका है। बहरहाल सोशल जस्टिस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही था। चूँकि पीएफआई ये क्लेम करता है कि उसका मकसद मुसलमानों का उत्थान और दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ किसी भी जगह होने वाले जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन करना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। यही कारण है कि सन 2012 में जब गज़ा पर अटैक हुआ था इजराइल द्वारा, तो उस वक्त दिल्ली के एम्बेसी में, इजरायली एम्बेसी के बाहर पीएफआई के कारकुनान ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था। और इसी तरीके से सन 2015 में जब मोहम्मद मुर्सी को, जो इख्वानुल मुस्लिमीन के एक लीडर थे और मिस्र में हुस्नी मुबारक के तख्ता पलटे जाने के बाद डेमोक्रेटली उनको इलेक्ट किया गया था, तो जब उनको 2015 में फांसी की सज़ा सुनाई गई, उस पर ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली में मिस्र की एम्बेसी के बाहर बड़े पैमाने पर पीएफआई के कारकुनान ने एहतजाज किया। हमने तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए। इस तरीके से पीएफआई के कारकुनान हर उस मुद्दे पर एहतजाज करते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो। आप उन्नाव का रेप केस देख लीजिए, हाथरस का रेप केस देख लीजिए। इसी तरीके से देश के किसी भी कोने में कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ या दलितों के खिलाफ बात होती है तो पीएफआई बिल्कुल सामने रहता है, जैसा कि वो क्लेम करता है। यही वजह है कि सरकारों के मन में और ख़ासतौर से हिंदूवादी संगठनों के मन में पीएफआई खटकने लगा और इस तरीके से एक मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया गया और एक मैसेज सर्कुलेट कर दिया गया कि पीएफआई की ये कोशिश है कि सन 2047 तक देश को, यानी भारत को, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन देश भर में सर्कुलेट कर दिया गया। इसको लेकर के एजेंसियां सतर्क हो गईं। इसके अलावा पीएफआई पर एक बड़ा आरोप यह लगाया गया कि विदेशों से बड़े पैमाने पर पीएफआई को फंडिंग की जाती है, जो कि इलीगल होती है।
जब इलीगल फंडिंग की बात आती है तो फौरन ईडी सरगर्म हो जाती है। यही कारण है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी दोनों एक साथ मिलकर छापेमारी कर रही हैं। बहरहाल अब तक पीएफआई पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं अब तक तो सिद्ध नहीं हो सके हैं, लेकिन इन छापामारी और गिरफ्तारियों के बाद इतना तो तय है कि पीएफआई का हौसला तोड़ने की कोशिश है। लेकिन पीएफआई के कारकुनान का ये मानना है कि वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं और वो किसी भी कीमत पर अपने मिशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अपना जो एजेंडा है, अपना जो काम है वो करते रहेंगे। और हर हाल में हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे, मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे, जो भी दबे कुचले हैं उनके उत्थान की बात करते रहेंगे, ऐसा पीएफआई का दावा है। दोस्तों, पीएफआई के सिलसिले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।